हेलो CAPF एस्पिरेंट्स, आई होप सभी ने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया होगा। और रही बात मेरे पास जो क्वेरी आ रही है कट ऑफ की, तो मैं कट ऑफ कभी कैलकुलेट नहीं करती हूँ और ना मैं कभी इसके वीडियोस बनाती हूँ। और कट ऑफ के बारे में आपको बता दूँ, एक्सट्रीमली हाई कट ऑफ जो सो फार अभी तक CAPF का गया है वो है 123 जो 2017 में गया था, और एक है 95 शायद 2019 में गया था। तो ये 95 एक्सट्रीमली लो कट ऑफ है, 123 पॉइंट समथिंग एक्सट्रीमली हाई कट ऑफ है। तो जो कट ऑफ कैलकुलेट होता है वो ऑब्वियसली पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल, वैकेंसीज, कितने कैंडिडेट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर, ये सबको मिला जुला के कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेरे बस की बात नहीं है कैलकुलेट करना, तो मैं नहीं करती हूँ। मगर आप लोग ये जान लीजिए, एक्सट्रीमली हाई कट ऑफ और एक्सट्रीमली लो कट ऑफ के बीच में ही कट ऑफ रहेगा, 100 और 120 के बीच में ही रहेगा। तो प्लीज़ क्वेरी मत पूछना, कट ऑफ इसी के बीच में रहेगा। तो आप लोग को लगता है कि आप लोगों को 120 से ऊपर आ रहा है तो, और पेपर 2 आपका अच्छा गया है, और एग्रीगेट में अगर आपको 210 आ रहा है, याद रखिएगा पेपर 1 का जो कट ऑफ है वो अलग होगा, पेपर 2 का कट ऑफ कुछ निकलता नहीं है। मगर पेपर 1 प्लस पेपर 2 में दोनों मिलाकर 210 अगर आपको मिल रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। अब हम पेपर 2 के बारे में बात करते हैं कि इस बार पेपर 2 बहुत आसान आया था, प्रेसी हल्की सी डिफ़िकल्ट है, उसके वीडियो मैं आगे बनाऊंगी, और ग्रामर के भी वीडियोस मैं बनाऊंगी, शायद कुछ देर बाद मैं इसको अपलोड भी कर दूं। फ़िलहाल जो ऐसे क्वेश्चन आए थे, बहुत देखा जाए तो थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन था, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं थोड़े जैसे इनडायरेक्ट वे में आए हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे ई वाला क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइंस, ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस, ठीक है। और ये इंडियन आर्म फोर्सेज ऑफ कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। एनीवेज, जिसने भी मेरी राइटिंग सेक्शन की बुक खरीदी है, चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक, सिर्फ खरीदने से नहीं होता और अच्छे से बाकायदा पढ़ा है, तो मैं बता दूँ इस 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक से मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जो पहला क्वेश्चन है द कैंपेन टू सेव इंडेंजर्ड स्पीशीज़, तो अगर आप मेरे बुक में जाएंगे तो पेज नंबर 261 में जाइए, ये ऐसे चैप्टर है जिसमें इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, ह्यूमंस आर ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज टू एक्सटिंक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको जो स्पीशीज एंडेंजर्ड है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो ऑब्वियसली आपको पहले बताना पड़ेगा स्पीशीज एंडेंजर्ड क्यों हो रहे हैं। एंडेंजर्ड का मतलब वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे, ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो क्यों हो रहे हैं, ह्यूमन की वजह से, तो ये आ जाएगा। और फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या किया जा रहा है, वो कैंपेन के बारे में आपको ज़्यादा, आपका जो मेन बॉडी है वो कैंपेन के बारे में होगा, राइट। तो इसमें जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है, जिसको हम मेजर कंपोनेंट कहते हैं, वो कैंपेन है, यानी आपको बेसिकली सोल्यूशन के बारे में बात करनी है। फाइन, ये वाला जो क्वेश्चन है ह्यूमंस आर ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज टू एक्सटिंक्शन, मोर और लेस सिमिलर है, मगर इसमें जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है, जिसको हम मेजर कंपोनेंट कहते हैं, इसमें ये है कि ह्यूमन किस तरह से स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, ओके। तो बेसिकली इसमें हम ये बता रहे हैं, और फिर एक पैराग्राफ सोल्यूशन पे है। मगर जो आपका ऐसे क्वेश्चन अभी आया है, उसमें आपको सिर्फ छोटा सा पैराग्राफ बताना है कि ह्यूमन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ह्यूमन की वजह से प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक छोटा सा पैराग्राफ। उसके बाद आपको पूरा मेन बॉडी में आपको सिर्फ सोल्यूशन के बारे में बात करना है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज को कैसे बचाया जाए। फाइन, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, इसके बारे में मैंने कभी कोई क्वेश्चन बनाया नहीं है, मगर बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है कि वॉर को स्टॉप करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, एक नेशन एट एन इंडिविजुअल लेवल क्या कर सकता है, तो ये पूरा आप मिला जुला के आपको लिखना पड़ेगा। एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है, उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इजी था ये वाला सेकंड वाला। अब जो थर्ड क्वेश्चन है
द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ विमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस, ये भी मेरी राइटिंग सेक्शन बुक में इस तरह का क्वेश्चन है, 309 में जाइए तो जेंडर बैलेंस इन द आर्म फोर्सेस। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि जो इसमें मैंने बात की है इस वाले एस्से में कि आर्म फोर्सेस जो है उसमें भी मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है, मगर विमेन का जो अगर हम रेशियो देखें मेन और विमेन का तो बहुत लो है, ठीक है। तो क्यों है? विमेन बीइंग प्रोन टू इंजरी, लैक ऑफ प्राइवेसी, सैनिटेशन, मिलिट्री सेक्सुअल ट्रॉमा एंड कल्चरल बैरियर, उसकी वजह से विमेन का इंडियन आर्म फोर्सेस में जो रोल है या कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा लिमिटेड है एज फार वी कंपेयर विद मेन, कंट्रीब्यूशन ऑफ मेन, ठीक है। मगर अब विमेन का रोल, अब आपको विमेन के रोल के बारे में बात करना है क्योंकि क्वेश्चन है इसमें द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ विमेन। तो अब आप यहाँ मैंने 1992 से शुरू किया है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है जो विमेन के रोल को एक्सपैंड करने की कोशिश किया, ठीक है। फिर मैंने परमानेंट कमीशन के बारे में बात की है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2020 में, उसके बारे में बात की है, ठीक है। विमेन ऑफिसर, कोलोनल, ब्रिगेडियर, ये सब भी अब बन सकती है, हायर रैंक भी उनको मिल सकता है। तो आपको यही सारी चीज़ें लिखनी चाहिए थी और इसमें कोई विमेन ऑफिसर को आपको कोट भी करते तो अच्छा रहेगा इसमें, ओके। तो बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन आया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्राइस राइज कॉज एंड इफेक्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो प्राइस राइज पे मैंने कोई क्वेश्चन ऐसे बनाया नहीं है। नेक्स्ट ये अ सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस। तो स्टूडेंट्स आप समझिए ईस्टर्न विजडम का मतलब क्या है। ईस्ट का मतलब क्या हुआ? इंडिया, विजडम रिलीजन, और वेस्टर्न साइंस साफ साफ है साइंस। तो इसमें बेसिकली रिलीजन और साइंस को मिलाकर, सिंथेसिस का मतलब मिलाना, ठीक है। एक ह्यूमैनिटी के लिए कैसे हम लोग दोनों को मिलाकर ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सके, फाइन, ये है क्वेश्चन। तो ये फिलोसफिकल बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपको मेरी बुक में मिलेगा। पेज नंबर 353 में आप पाएंगे इस साइंस एंड रिलीजन कन्फ्लिक्ट अ मिथ, यानी साइंस और रिलीजन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो मिथ है। तो ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर देखोगे, रिलीजन हैड ऑलवेज बीन द सॉल्यूशन टू मैन्स प्रॉब्लम। However, with the rapid advancement in science and technology, Indians have started getting alienated from their religion. In today's world, both coexist, but there is seemingly some conflict between them. तो जो शुरुआत है कि रिलीजन हमेशा मैन के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, मगर साइंस आ गया है तो उसकी वजह से जो मैन है, ह्यूमन बीइंग्स है, वो रिलीजन से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मैंने कन्फ्लिक्ट के बारे में बात की है, मगर कैसे दोनों को मिक्स करके ह्यूमैनिटी के लिए हम कुछ कर सकते हैं वो मैंने लास्ट पैरा में लिखा है। सो वेयर साइंस स्टॉप्स, रिलीजन स्टार्ट्स एंड ऑफर अनदर मॉडल ऑफ रियलिटी दैट इज ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर कॉन्शियस बीइंग्स। वी ऑल वांट टू लव एंड बी लव्ड, हम सबको प्यार चाहिए। Religion teaches us to be human and inculcates in us the moral values which lead to minimization of anger, pessimism and fear in us. तो religion क्या करता है? Anger, pessimism, fear को हमारा हटाता है. Through this way we come closer to God. So science and religion are not conflicting because they talk about two different domains of knowledge. Science makes things better externally. किस तरह से ये दोनों का सिंथेसिस ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर सकता है। तो साइंस हमारे इन्वायरमेंट को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बेटर, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट बनाता है, और रिलीजन क्या करता है? लोगों को इंटरनली बेटर बनाता है। तो वी कैन यूज बोथ फॉर फंक्शनिंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड इन अ हार्मोनियस वे फॉर आवर ऑल राउंड ग्रोथ। तो ये क्वेश्चन भी मिलता जुलता था। अब हम लास्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं स्टूडेंट्स। The Indian Armed Forces are a combination of strategic thinking and timely action. तो इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में बात हो रही, तो मैंने एक यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया था डिफेंस मॉडर्नाइजेशन पे, और मैंने आप लोगों को बोला था कि सिक्योरिटी पे, इंडियन आर्म फोर्सेस पे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है। तो इसमें आप लोगों को बेसिकली बात करनी है कि इंडियन आर्म फोर्सेस का डिमांड क्या है,
एक तो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का डिमांड है और एक टाइमली एक्शन का। तो इसमें आप 1971 वॉर, आप कारगिल वॉर, आप 1962 वाला आप इंडो चाइना वॉर के बारे में बता सकते हो। फिर आप इसमें जो पुलवामा अटैक के बाद जो स्ट्राइक्स इंडिया ने किया था उसके बारे में बता सकते हो। यानी आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और टाइमली एक्शन इन्वॉल्व है। ओके, अब नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट। वीडियो गेम शार्पन द माइंड। सब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि करंट करंट करंट। अजीब बात ये है कि द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज, ऐसा कोई करंट नहीं है, ये हमेशा से बर्निंग इश्यूज रहा है। एनवायरनमेंट वाला हमेशा से बर्निंग इशू रहा है। एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा से आ सकता है, ये हमेशा से बर्निंग इश्यूज रहा है। ठीक है, सिक्योरिटी, इंडियन आर्म फोर्सेज, सारा आप देखिए इंडियन आर्म फोर्सेज पे 2 क्वेश्चन आ गए हैं। तो मैंने यूट्यूब में वीडियो अपलोड किया था कि इंडियन आर्म फोर्सेज पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे तो इसमें कोई करंट एज सच कुछ नहीं है। प्राइस राइज कॉज एंड इफेक्ट, तो प्राइस राइज अभी हो रहा है, वो तो कब से हो रहा है प्राइस राइज। इन्वायरमेंट का हमेशा से ही रहा है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस, ये भी कोई करंट नहीं है, ये फिलोसफिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। अब उसके बाद वीडियो गेम शार्पन द माइंड, ये भी कोई करंट नहीं है। स्टूडेंट्स हमेशा फ़ोन करके बोलेंगे मैम आपकी बुक में करंट है, करंट है। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हमेशा से उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। वो है इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, एक्सट्रीमिज्म में रिजर्वेशन, कम्युनलिज्म, उस पर हमेशा क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट है वीडियो गेम शार्पन द माइंड। ये प्रोज एंड कॉन लिखना है, बहुत इजी है, इस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज बिकम रिडंडेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हो सकता है रिडंडेंट का मतलब किसी को नहीं भी पता हो, मगर ये बहुत यूज होता है, मगर कि इसका मतलब रिडंडेंट, अब इसका कोई यूज नहीं रहा। रिडंडेंट का मतलब अब ये यूजलेस हो गया है, अब इसका कोई यूज नहीं रहा है। इसका एक और सिनोनिम है अब सॉलिड। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पे मैंने क्वेश्चन बनाया था, मगर मैंने लास्ट ईयर बनाया था। आप लोग करंट बोलते हो ना, मगर ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर बनाया था और ये भी चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक में है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, द यूएन इज अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। मेरे क्वेश्चन और यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछा उसमें डिफरेंस क्या है? यूपीएससी वाला जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव फॉर्म में फ्रेम किया है कि रिडंडेंट हो चुका है, और मैंने जो क्वेश्चन फ्रेम किया है वो पॉजिटिव में फ्रेम किया है। तो आपको क्या करना है, मैं ये क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, पेज 196 में है। जिसके पास भी मेरी बुक है ये वाली, आप देखिए पेज नंबर 196। द यूएन इज अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। क्वेश्चन रिडंडेंट पे है कि वो रिडंडेंट है, तो फॉर्म में आप ये सारी चीजें लिखोगे कि कहाँ यूएन जो है फेलियर है। इट फेल्ड टू कॉम्बैट द एग्रेशन इट फेल्ड टू कॉम्बैट द एग्रेशन इन इराक, यूक्रेन, सीरिया, द इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यमन, म्यांमार, पैलेस्टाइन, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब का कॉन्फ्लिक्ट कभी भी ये लोग ने रिजॉल्व नहीं किया है। कोविड-19 क्राइसिस हुआ था, उसमें यूएन का कोई मतलब उस कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशन फेलियर था। फिर उसमें किस तरह से रिडंडेंट है, क्योंकि उसमें सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो वीटो पार कर सकते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर सकते हैं। द रेस्ट ऑफ द नॉन परमानेंट आर रेंडर्ड हैंडीकैप। इट इज आयरॉनिकल दैट द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट इटसेल्फ डेमोक्रेटिक इज फाइटिंग फॉर अदर्स डेमोक्रेटिक राइट्स। तो रिडंडेंट में आप फॉर में ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, और अगेंस्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हो कि फुल फ्लेजेड मिलिट्री कन्फ्रंटेशन अमंग द मेजर वर्ल्ड पावर्स, उसको अवॉइड किया है, प्रिवेंट किया है। फिर पीस कीपिंग ऑपरेशन, फिर लाइबेरिया, ये सब का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फूड असिस्टेंस जो यूएन प्रोवाइड करता है आप एग्जाम्पल दे सकते हो। और मैंने कंक्लूजन लिखा है, द यूएन फेलियर एंड सक्सेस डिटरमाइन द फेट ऑफ ह्यूमैनिटी अमिड ऑल थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। The UN therefore must undergo reformation so that it may re-emerge as an efficient and coherent international body. तो ये क्वेश्चन तो खैर एज इट इज पूछ लिया गया है। रिपोर्ट का क्वेश्चन है एविडेंस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। और सोचिए कोविड-19, हालांकि कोविड-19 का आफ्टर इफेक्ट्स तो है ही, मगर ये करंट नहीं है, फिर भी आ चुका है क्वेश्चन। तो जो ऑब्सेशन है आप लोगों को करंट से, वो ऑब्सेशन को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट है ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। अब ये भी क्वेश्चन मैंने अपनी बुक में दिया हुआ है, एस्से के रूप में दिया है, आपको मैं दिखा दूं। तो जिसके पास भी बुक है एक बार आप लोग देख लीजिए। ग्रीन एनर्जी पे मैंने क्या क्या क्वेश्चन दिया है। इंडिया बी एबल टू मीट इट्स रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट बाय 2020, इंडियाज प्रोग्रेस इन ट्रांजिशनिंग टू ग्रीन टेक्नोलॉजीज, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, इंडियाज प्रोग्रेस इन ट्रांजिशनिंग टू ग्रीन टेक्नोलॉजी। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस ये मैंने ऐसे में दिया है, इन्होंने रिपोर्ट में पूछा है। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ, इसके आंसर तो सही रहेगा। तो इंडिया का क्या प्रोग्रेस रहा है, तो मैंने यहाँ पर यूएन एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में मैंने कोट किया 2019 में, जिसमें बताया है कि बहुत सारे कंट्रीज हैव फेल्ड टू अचीव जो टारगेट दिया गया था, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूटर्स, मगर इंडिया हैज ओवर अचीव द टेम्परेचर रिडक्शन टारगेट, एक ये दिया। फिर could fulfill its commitment because of determination to integrate green technologies in the development plan for the nation ever since it announced National Climate Change Policy in 2008। तो इसमें मैंने दिया है 20 GW of solar energy by 2022, फिर ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च इन 2017, फिर एफॉरेस्टेशन फंड इन 2016, a complete policy framework in support of electricity mobility and metro transportation। ठीक है, तो फिर लास्ट में लिखा इंडियाज कॉन्सर्टेड अटेम्प्ट टू शिफ्ट टू ग्रीन टेक्नोलॉजी इज एविडेंट व्हेन इट वाज अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड इन 2018। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, ये रिपोर्ट है, यहाँ पर मैंने ऐसे दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे बहुत खुशी है कि चेकमेट राइटिंग सेक्शन की बुक से करीब ऐसे क्वेश्चन 3 आए हैं, आर्ग्यूमेंट में 1 क्वेश्चन आए हैं और रिपोर्ट में 1 क्वेश्चन आया है। तो सिर्फ बुक खरीदने से नहीं होता है, अगर आपने बुक बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से इसमें मदद मिली होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।